अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। डॉक्टर सलाहुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आपको कुछ नफ्सियाती और ज़हनी अमराज के बारे में बताना चाहता हूँ। असल में मैंने तकरीबन पूरी दुनिया कह लें कि पाकिस्तान के तमाम इलाके, यूरोप के तमाम इलाके, अमेरिका वगैरह में मैंने विज़िट्स किए हैं। वहाँ पे कुछ वर्कशॉप अटेंड की हुई हैं, कुछ कांग्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड की हुई हैं। यूके में काफ़ी अरसा रह के मैंने हायर ट्रेनिंग भी की वहाँ पे सेक्रेटरी में। तो जो सेक्रेटरी है शुबा नफ्सियात और दिमागी अमराज, इसको जो हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें तो ये एक मायूब या स्टिग्मा समझा जाता है। यानी सेक्रेटिस्ट के पास जाना तो असल में ना वो एक लफ्ज़ आम इस्तेमाल किया जाता है कि पागलों के डॉक्टर के पास पागल को ले जाया जा रहा है, या लोग जो भी ज़हनी नफ्सियाती किसी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, चाहे वो परेशानी ज़हनी परेशानी में हो या आम डिप्रेशन में हो या किसी और प्रॉब्लम में हो, स्ट्रेस में हो, जिसकी वजह से बहुत सी जिस्मानी मसाइल पैदा होते हैं, तो वो समझते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना जो है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना जो है वो ऐसे है कि ये इंसान जो जा रहा है इसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में तो है, लेकिन ये डेवलप कंट्रीज़ में भी पाया जाता है। मुझे याद है कि मैं यूके में, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं हायर ट्रेनिंग में था, तो एक कॉल अटेंड की हमने सर्जिकल में। कॉल आई वहाँ से आती है, तो मैं भी साथ गया। तो उन्होंने डॉक्टर्स ने कुछ मज़े का खेज अंदाज में हंस के कहा, दे हैव कम फ्राम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दूसरी तरफ से आए हैं, दूसरी दुनिया से ये लोग आए हैं। तो वो मजाकन या लोग यही कह रहे थे कि ये वो डॉक्टर्स हैं कि कोई जो और किस्म के होते हैं, जो और बीमारियों को इलाज करते हैं। तो ये स्टिग्मा जो है, ये यानी मायूब समझना किसी चीज़ को, क्योंकि हमारे जिस्म में दो ही हिस्से हैं। एक ये हमारा जो जहन है, कॉग्निटिव फंक्शन जिसको कहते हैं, और एक हमारा जो है सोमा है, जिस्म जिसको हम कहते हैं। और जिस्म के अंदर ही फिर ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं, देखिए इट्स अ मॉनिटरिंग बॉडी, आपके मॉनिटरिंग कंट्रोल है, आपका टावर है। इससे जो सेंसेशन जो नीचे से जाती हैं इंसान को पैरों से सर तक, और जो फिर सर से वापस जो है मोटर सेंसेशंस आती हैं उसके सलूशन के लिए, हल के लिए, तो वो दिमाग ही सब कुछ जो है ना वो करता है। जैसे ही मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये नर्व्स मेरे स्पाइनल कार्ड से आ रही हैं जो मेरे हाथ पे हिला रही हैं, जाके दिमाग के अंदर जितनी फैकल्टीज़ हैं उनमें ये नर्व्स नहीं होते, बल्कि उसमें एक कीमियाई मादा, नीरो केमिकल सब्सटेंसेस हमको कहते हैं, नीरो मादा होता है जिसको हम नीरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। वो 5 किस्म के अमूमन होते हैं, तो वो जहन के अंदर सर्कुलेट करते हैं और एक दूसरे को मैसेजिंग करते हैं, और उन मैसेजिंग के ज़रिए ही फिर बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। और उसका बॉडी का कंट्रोल भी दिमाग से ही होता है। सुनना, देखना, बोलना, चलना फिरना, जो भी मूवमेंट है, ये वहीं से सारी कंट्रोल होती है। तो इसको मामूली समझना कि इसकी बीमारी को या इसमें जो नफ्सियाती मसाइल हैं, स्ट्रेस है, उससे बहुत से, देखिए स्ट्रेस जो है वो आजकल एक मेजर, जितने भी रिसर्च कर रहे हैं किसी भी बीमारी के ऊपर, उसमें स्ट्रेस जो है तकरीबन आजकल नंबर 1 फैक्टर जा रहा है। तो इस सेक्टर, ये जो स्ट्रेस है, ये हमारे बॉडी में जो है वो हार्मोनल चेंजेस भी बड़ी तेज़ी से पैदा करता है, और न्यूरो ट्रांसमिशन में भी ब्रेन की मसाइल पैदा करता है। तो इसके लिए डरना, खौफ खाना, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग वो दूसरे डॉक्टर्स के पास, हमारे जो कलीग्स हैं, चाहे वो दिल के हैं, चाहे वो अंतड़ियों के हैं, जोड़ों के हैं, और बाकी सर्जरी के हैं, बाकी स्पेशलिटी जितनी भी है, गायनी है, बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब में जो है ना वो नफ्सियाती मसाइल होते हैं। लेकिन क्योंकि MBBS का जो हमारा करिकुलम है उसमें साइकियाट्री को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। अब तो कुछ ना कुछ होना शुरू हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बिल्कुल हमारे ज़माने में एक स्किन का क्वेश्चन होता था और एक जो है ना साइकियाट्री का,
और चॉइस होती थी इनमें से कौन सा अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो लोग यूजुअली स्किन में चले जाते थे, साइकेट्री की टर्मिनोलॉजी, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंटायरली ज़रा डिफरेंट होती है, आम डॉक्टर को भी उसकी समझ नहीं आती। तो इसलिए साइकेट्री पे तवज्जो नहीं दी जाती। अब तो बिहेवियरल साइंसेज और जो साइकेट्री की जो है इसका एक उन्होंने सिलेबस का एक हिस्सा बना दिया और इसका एग्ज़ाम भी रखा है, लेकिन अभी तक वो इसकी संजीदगी जो है वो नहीं आई। और जो इसकी स्पेशलिटी की तरफ जाते हैं अब लोग काफ़ी जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन शुरू में जब मैं गया था तो मुझे याद है कि 6 से 8 साइकेट्रिस्ट पंजाब में थे सिर्फ। और जब मैं यहाँ पास होके आया था बहावलपुर में, तो उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि बहावलपुर डिवीजन में मैं अकेला ही था। फिर जो हमारे सीनियर टीचर थे वो ट्रांसफ़र हो गया, तो मुझे ही डिपार्टमेंट संभालना पड़ा काफ़ी अर्सा तक। तो मैंने आके यहाँ पे बहुत से हमने काम किए। हमने रीच आउट प्रोग्राम किया जिसमें हमने पेरिफेरी में जाके जो रिमोट एरियाज़ हैं, जैसे हमारे बहावलपुर से दूर जो है वो हासिलपुर पड़ता है, इधर से खैरपुर टाउन वाली, फिर आगे आ जाता है, इधर जाए दामोपुर शर्किया और शरीफ वगैरह, और ये शहर आते हैं लियाकतपुर। तो यहाँ पे हमने रीच आउट प्रोग्राम में हम डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोग वहाँ जाया करते थे। तो वहाँ पे देखा जाके कि साइकेट्रिक पेशेंट्स बहुत होते हैं, लेकिन उनको जो उनकी प्रिलिमिनरी या इनिशियल जो उनकी डायग्नोसिस होती है वो नहीं बन पाती। तो आमतौर पे फिजिशियंस ही और दूसरे जो इस डॉक्टर्स हैं वही इनको देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मेडिसिन की डोजेज, टाइमिंग्स और उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी है मेडिसिन की, उसके बारे में उनको सही इल्म नहीं होता। क्योंकि मैं अगर स्किन का मरीज़ देखूं या मैं कोई फिजिशियन का ऐसा केस देखूं जिसमें बॉडी से ज़्यादा मसला हो, या किसी और सर्जरी का मसला देखूं, या न्यूरो सर्जरी में मैं घुस के कोई ऐसा मैं काम ये नहीं कर सकता। इसलिए कि मेरा शुबा शुरू से ही शुबा नफ्सियात और अमराज़ दिमागी का है, या मनशियात बाद में शामिल हुआ इसमें आके जब पाकिस्तान में मनशियात की बहुत ज़्यादा फरवानी हुई। तो मेरा कहने का आज का मकसद यही था कि एक तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने से आप घबराए नहीं। साइकेट्रिस्ट उन चीज़ों का इलाज करता है जब ये सारे टेस्ट हो जाते हैं, ऑल बॉडी और ऑल सीटी स्कैन, MRI, जो भी लेटेस्ट डायग्नोस्टिक मेजर्स हैं वो कर लेते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि जी आपको किसी टेस्ट में कोई चीज़ नहीं आई और कोई ऐसी बात मिल नहीं रही। फिर वो मरीज़ जिसको कुछ भी डॉक्टर्स नहीं कह रहे थे, कोई मसला नहीं है, तो वही फिर हमारे पास आते हैं जिसको कुछ नहीं होता, और उन्हीं का हम इलाज करते हैं। इसलिए कि उनको स्ट्रेस होता है, उनको नफ्सियाती मसाइल होते हैं जिससे उन्हें बहुत सी जो है जिस्मानी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने से घबराना या ये कहना कि जी हमें कोई देख लेगा जाते हुए वहाँ पे वो क्या कहेगा, या मोहल्ले में एक आजकल मैं बात कर रहा था 1122 से, कोई जो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं उनके वो लेकर नहीं आते घर से उठा के। फिर एक और प्रॉब्लम है कि जो नफ्सियाती ज़हनी अमराज के मरीज़ होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत क्रॉनिक हो जाते हैं, कहीं को लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, जैसे बाकी बीमारियों में भी होता है। तो वो जब साइकेट्रिक इलनेसेस हो जाए तो उनको किसी को कहेंगे कि पुलिस को बता दें या आप एम्बुलेंस को कॉल करें, ताकि वो मोहल्ले से आपके मरीज़ को उठा के आपकी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, या चॉइस ऑफ डॉक्टर जिससे आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ पहुँचा दे उसको। तो मोहल्ले वाले वो लोग कहते हैं कि नहीं जी अब वैगन वो आएगी एम्बुलेंस और वो हमारा मरीज़ छोड़ कर रहा होगा, उसको पकड़ के लेके आएंगे, तो मोहल्ले को सारे को खबर हो जाएगी कि यहाँ पे एक ज़हनी मरीज़ रहता है, तो मोहल्ला सारा जो है खौफ ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मोहतरम नाज़रीन, मेरा कहने का मकसद ये है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने से घबराना नहीं चाहिए। और एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि साइकेट्री के जो पेशेंट्स हैं ज़हनी और नफ्सियात के, एक तो वो देर से पहुँचते हैं, क्योंकि ज़हनी स्ट्रेस का जो है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबसे पहले जो शुरू होता है वो मैदे का होता है, बदहज़मी का। उसके बाद फिर दिल की धड़कन, पैल्पिटेशन जिसको कहते हैं, वो तेज़ हो जाती है। तो आमतौर पे लोग जो है ना मैदे और दिल के डॉक्टर के पास भागते फिरते रहते हैं, और मुझे बाद का ये अफसोस भी होता है कि वो भी बहुत कम रेफ़र होते हैं साइकेट्रिस्ट के पास।
क्योंकि ज़हनी और नफसियाती जो मरीज़ होते हैं वो बहुत अरसा मैदे और दिल की बीमारियों के साथ घूम घूम के काफ़ी अरसे बाद आते हैं, तो उनको बाद औक़ात हमें मेडिकेशन जो है कुछ लंबे अरसे के लिए देनी पड़ती है। और उसमें बाद औक़ात जो थोड़ी नींद का बहुत ज़्यादा मसला होता है लोगों में, तो थोड़ी बहुत नींद की दवाई जो है ट्रैंक्विलाइज़र्स, वो भी हमें देना पड़ता है। तो इसलिए उनसे ये कहा जाता है कि 2-3 हफ्ते बाद आप दिखाएं ज़रूर, ताकि हमें आपको मेडिकेशंस को ज़रूरत के मुताबिक कम बेश करने के लिए हमें टाइम दें। लेकिन बाद मरीज़ ऐसे होते हैं कि एक दो दफ़ा दिखाने के बाद वो घर पे ही सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं, जिसमें ट्रैंक्विलाइज़र भी शामिल होते हैं, सोने के अद्वियात या कि वो अद्वियात जो आदी बनाती है नींद के लिए, वो भी खाते रहते हैं, तो वो भी उनके लिए ख़तरनाक चीज़ होती है। और साइकेट्रिक मेडिकेशंस बहुत अरसा खाते रहना विदाउट डॉक्टर कंसल्ट किए साइकेट्रिस्ट को, उससे अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात काफ़ी। तो जिस्म भी अकड़ जाता है और मुंह से पानी आना और जिस्म में तनाव पैदा हो जाना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो रेगुलरिटी रखें इलाज में, और मुआलिज को इलाज मुकम्मल करने के बाद दवाई को बंद करने दें, या उनको किसी मेंटेनेंस डोज पे जो है ला के, ताकि बाद औक़ात अद्विया जो है 2 साल के लिए खानी पड़ती हैं, ताकि वो फिर उसको इस्तेमाल करता रहे उस मेंटेनेंस डोज के ऊपर। तो मेरा आज का वीडियो करने का मकसद यही था कि हमें ये पढ़े लिखे लोगों को जो किसी भी शुबे से ताल्लुक़ है, उन्हें ये स्लोगन जो है हमने साइकेट्रिक सोसाइटी ने बनाया था, पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी ने बनाया हुआ है बल्कि, कि वी ऑल फॉर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। अल्लाह।